अब हम क्लास लेने जा रहे हैं, चुप रहिए। चालू चालू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्त, क्रैक यूपीएससी सीएससी यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सुविधा आपको यहाँ मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप, इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। के बारे में हम बता दें कि मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विगत में 5 वर्षों से स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स पढ़ाता रहा हूं तथा मैं पीएससी का 2 बार और यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का भी मैंने एग्जाम दिया है। दोस्त, आज अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो जो भी क्षेत्र से हो, और जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा आप दे सकते हैं। दोस्त, यहाँ जो भी सिलेबस है एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जो भी सिलेबस है वो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। मैं आपको फीस का सब्सक्रिप्शन बता दूं। यूपीएससी सीएससी जो फीस का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने की जो फीस है वो है 8,000 रुपये। 3 महीने की जो फीस है वो 17% छूट के साथ है 20,000 रुपये। 6 महीने की जो फीस है वो 25% छूट के साथ है 36,000 रुपये। और 12 महीने की जो फीस है वो 54% छूट के साथ है 44,000 रुपये। ये है दोस्तों फीस का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है, एक है प्लस कोर्स और दूसरा है आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है? लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। ठीक है। और इसके लिए जो आपको फी पेमेंट करनी होगी, सब्सक्रिप्शन करना होगा, 12 महीने की फीस है जो वो 44,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 के साथ जाते हैं तो आपको इसके लिए 39,600 रुपये पेड करना पड़ेगा। अगर आप 24 महीने का मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके लिए आपको देना होगा 64,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 को प्रयोग करते हैं इसके लिए मात्र आपको 57,600 रुपये पेड करना पड़ेगा, जिसमें आप हमारे कोड के द्वारा 10% की छूट पाएंगे। दोस्तों, आज जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, इस कोरोना ने बता दिया है कि सरकारी नौकरी कितनी जरूरी है। उसको देखते ही यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इतने कम फीस में इतनी सारी सुविधाओं का मिलना यह अनअकैडमी ही मुहैया करा सकता है। इसलिए आप हमारे कोड के द्वारा जरूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। अब हम दूसरे कोर्स पे चलते हैं जो यूपीएससी सीएससी का है, वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक मिलेगा। कितना आपको यहाँ मिलेगा? इसके लिए जो फी पेमेंट करनी है आपको वो करनी है 64,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 के साथ जाते हैं
तो आपको इस पे 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए पेड करना होगा 57,600 रुपए। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक कोर्स में 24 महीने के, दोस्तों यह कोर्स उनके लिए है जो या तो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यह कोर्स उनके लिए है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये है 99,000 रुपये। अगर आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और 89,100 में आपको यह प्लान पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है उसको देखते हुए हम कह सकते हैं यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी एकेडमी इससे बेहतर सुविधा नहीं दे सकती। इसलिए आज आप जुड़िए और हमारे कोड AKS001 के माध्यम से आप एडमिशन लीजिए और हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यही आपसे हमारी गुजारिश है। अब इसी के साथ हम अपने विषय वस्तु पे चलते हैं। तो थोड़ा मैंने नेट चेक कर रहा था, उसको आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने विषय वस्तु पे। हम पढ़ेंगे आज बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसमें सिंचाई आदि चीजों को देखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मतलब नदी घाटियों के निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदियों को जो बड़े बड़े पुल बांध बनाएंगे उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखेंगे कि क्या महत्व है बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंचाई के महत्व के हिसाब कि सिंचाई के हिसाब से क्या महत्व है। सिंचाई का महत्व, भारत की जलवायु जो है वर्ष भर कृषि उत्पादकता के अनुकूल रहती है, परंतु यहाँ सभी मौसमों में आद्र आपूर्ति नहीं हो पाती, अतः सिंचाई आवश्यक हो जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जलवायु जो क्या है वर्ष भर कृषि उत्पादकता के अनुकूल तो रहती है, लेकिन भारत एक क्या है, बड़ा देश है। बड़ा देश होने के कारण पूरे साल यहाँ जलवायु एक समान नहीं रहती और यहाँ पे जो कृषि है वो भारत में कृषि किस पे निर्भर है, वर्षा पे निर्भर है। लेकिन वर्षा साल के केवल 4 ही महीने होती है। भारतीय कृषि जो है अभी बता रहे थे वही कि भारतीय कृषि किस पे निर्भर है, भारतीय कृषि जो है वो मानसून पे निर्भर है। जिस वर्ष मानसून ठीक नहीं रहता उस वर्ष फसलें नष्ट हो जाती हैं या उनका उत्पादन अपेक्षाकृत नहीं हो पाता। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में अभी भी आजादी के इतने वर्ष बाद भी भारत की जो कृषि है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। अगर बारिश ठीक नहीं होगा तो उस साल की फसल ठीक नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अभी हम पूरी तरह से अपने आप को इस लायक इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं कि अगर जलवायु में कुछ दिक्कतें होती हैं, परिवर्तन होती हैं, तो हम अपने आप को इस हिसाब से ढाल लें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आज भी हम मानसून पे पूरी तरह से डिपेंड है। इसीलिए क्या है कि सिंचाई जो क्या है नियमित उत्पादकता को बनाए रखा जाए, इसी के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन्हीं चीजों को देखते हुए भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का शुरुआत किया गया, खास करके किसके लिए, सिंचाई के महत्व। चूंकि भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और मौसम में यहाँ पे जलवायु जो है पूरे साल एक समान नहीं रहती है। इसीलिए केवल यहाँ पे 4 महीने, साल के 4 महीने ही बारिश होती है। इसी को देखते हुए भारत में बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत
अब देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सिंचाई क्षेत्र में क्या हुआ है, अत्यधिक विस्तार हुआ है। जहां 1951 में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 226 लाख हेक्टेयर था, वही मार्च 2013 तक यह बढ़कर 1082 लाख हेक्टेयर, इतने का अंतर हो गया है। मतलब 51 में जहां 226 लाख हेक्टेयर था, वही 2013 तक यह बढ़कर 1082 लाख हेक्टेयर हो गया, और अब तो और ज्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि ये पुराना डाटा है। प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सबसे पहला हम देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भी शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की। PMKSY बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत कब किया गया था? जुलाई 2015 में। यह किससे संबंधित है? यह कृषि सिंचाई परियोजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में, मतलब 15 से 20 तक में 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। मतलब 50,000 करोड़ रुपए का बजट इस पे प्रावधान किया गया है, जो किस पे? सिंचाई योजनाओं पे खर्च किया जाएगा। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए हर खेत को पानी, यही तो नारा है सरकार का, कि हर खेत को पानी की सुविधा सुनिश्चित करना है, जिससे प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक बूंद से ज्यादा फसल का क्या हो? उत्पादन हो। यही PMKSY का लक्ष्य है, उद्देश्य है। वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य जो हैं वो क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2011-12 में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ये हैं 2011-12 के डाटा के अनुसार सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है? पंजाब है। अगर कुल क्षेत्रफल के पूछा हुआ यूपीपीसीएस में, यह यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशतता की दृष्टि से, क्षेत्रफल के प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन है? पंजाब है। ऐसे देखेंगे तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो उसमें पंजाब 1 नंबर पे है। इस प्रदेश में 97.8% क्षेत्रफल क्या है? सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टिकोण से मिजोरम, मतलब सबसे कम सिंचित क्षेत्र कहाँ है? वो है मिजोरम में। यहाँ मात्र 7.3% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में हम देखते हैं कि कितना परसेंट जो सिंचाई होता है नलकूपों और किससे होता है? नलकूपों तथा कुओं द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 57% भाग सिंचित होता है। नलकूप, कुआं और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों को क्षेत्रफल के आधार पर क्या रखा गया है? सबसे ज्यादा किस चीज से सिंचाई होती है भारत में? सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई होती है नलकूप से।
सबसे ज्यादा नलकूप से, उसके बाद नहर से, और तीसरे पे है कुआं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज से होती है। तो सबसे पहले नलकूप, 2 नंबर पे नहर, और 3 नंबर पे कुआं। इनसे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अब हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण से क्या बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। भाई बड़े बड़े डैम बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है, और परिवहन किया जा सकता है, नहरी परिवहन, बड़े बड़े नहर बनाकर परिवहन किया जा सकता है, पर्यटन के रूप में विकास किया जाता है, जल आपूर्ति के रूप में विकास किया जा सकता है, जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है। इतने काम किए जा सकते हैं बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय मतलब होगा कि बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो, उसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय कहते हैं। बहुउद्देशीय। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, इसे भारत का मंदिर कहा था। किसको, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, कि भारत का ये आधुनिक मंदिर है। आधुनिक भारत के ये मंदिर है कौन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले हम देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो चैप्टर है, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको धैर्य बना के पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और एफपीटी में सबके लिए जरूरी है, और इसे भी जानना चाहिए। दूसरी चीज कि हम यहाँ जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है, वो एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए आप बिल्कुल इसकी चिंता न करें, और आपको ये न लगे कि आप वैसी चीजें पढ़ें जिसका कोई मतलब नहीं है। देखिए हर चीज का मतलब होता है, और मैं तो यहाँ आपको परीक्षा बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बातों पे ध्यान देते हुए आप इस पे अमल करें। चलिए, सबसे पहला है दामोदर घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जो झारखंड पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी में संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए वर्ष 1948 में दामोदर वैली निगम या दामोदर घाटी निगम की स्थापना। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि दामोदर वैली निगम किस पे आधारित है, किस परियोजना पे आधारित है, तो उसका उत्तर होता है अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पे। अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर क्या है, दामोदर वैली परियोजना आधारित है। ठीक है, इस परियोजना में तिलैया, इस परियोजना में तिलैया, कोनार और मैथान, तिलैया, कोनार, मैथान तथा पंचेत पहाड़ी पर बांध बनाए गए, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर तथा पतरातू में तार विद्युत गृहों का निर्माण किया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला है दामोदर वैली निगम, 1948 में प्रथम पंचवर्षीय क्या है, यह पहला क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है, जो किस पे बनाया गया है, दामोदर नदी पे बंगाल से लेकर और झारखंड तक जो बहती है दामोदर वैली निगम का निर्माण किया गया है। यह किस पे आधारित है, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से आधारित है। इस पे 5 बांध बनाए गए हैं, कहाँ, बराकर, मैथान और पंचेत पहाड़ी पर बांधों का निर्माण किया गया है।
जबकि बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर और पतरातू में ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। ये था पहला दामोदर घाटी वैली निगम 1948 में। ठीक है, दूसरा है परियोजना है वो है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय योजना है। भाखड़ा नंगल डैम जो है यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन? भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये कई बार पूछा गया है कि भारत विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? वो है भाखड़ा नंगल डैम। कहा जाता है कि भाखड़ा नंगल डैम में इतने कंक्रीट का प्रयोग किया गया है कि भारत से यूरोप तक का रोड बन सकता है, ब्रिटेन तक जाने के लिए। इतने ज्यादा कंक्रीट का प्रयोग किया गया है भाखड़ा नंगल डैम में। बांध के पीछे बनी झील का नाम क्या है? गोविंद सागर है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कल मैं पढ़ाया था आप लोगों को तंत्र में कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील, जो किस पे? भाखड़ा नंगल डैम के पीछे जो झील निर्माण किया गया है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वो है गोविंद सागर झील। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। मतलब जो भाखड़ा नंगल डैम परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे कौन कौन प्रभावित, इससे लाभान्वित होने वाले हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। इसी तरह दामोदर वैली निगम से कौन लाभान्वित वाले देश है? प्रदेश है झारखंड, बिहार और बंगाल। जो भाखड़ा नंगल डैम है जो ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला कौन है? हीराकुंड है। सबसे पहला हीराकुंड है और ये एशिया का नहीं, टिहरी बांध है। ऊंचाई में सबसे एक नंबर पे टिहरी बांध है और यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा है। एशिया का यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। वह एकमात्र, इससे ऊंचा कौन है? टिहरी बांध है। यह भाखड़ा नंगल डैम जो है एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अब हम चलते हैं तीसरा परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना यह कहाँ पे है? रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर यह परियोजना बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? 466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है और भाखड़ा नंगल की गोविंद पंत इससे से भी बड़ी ये झील है। मतलब यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर। मैंने गलत बोल दिया था पीछे, लेकिन यह भारत की सबसे बड़ी, गोविंद सागर नहीं, सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद बल्लभ पंत। वो गोविंद सागर झील है, याद रखिएगा। इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद परियोजना कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर पिपरी नामक स्थान पर सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनाई। इसके अंतर्गत
466 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन? रिहंद गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है, जो रिहंद बांध परियोजना के तहत बनाया गया है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखिएगा, गोविंद सागर झील और गोविंद बल्लभ पंत दोनों में फर्क है। गोविंद सागर कुछ कहेगा तो वो भाखड़ा नंगल डैम में बना हुआ है झील, और जो गोविंद बल्लभ पंत कहेगा तो ये बना हुआ है रिहंद बांध परियोजना में। तो रिहंद बांध परियोजना में जो बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह याद रखिएगा, यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा कोड है AKS001। आप जरूर एडमिशन लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हम यहाँ देखिए, मैं यहाँ कोई ऐसा चीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी ना हो, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ सिविल का और आज भी हूँ। मैं जानता हूँ कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और देखिए, एक चीज बता देते हैं कि कोई भी तैयारी आपको, सिविल एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे तैयारी जो है वो तुरंत नहीं होती है। इसके लिए क्या चाहिए? विस्तृत अध्ययन की जरूरत है। शॉर्टकट इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। सिविल सेवक बनने के लिए शॉर्टकट तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है। सिविल सेवक क्या, कोई भी परीक्षा शॉर्टकट से नहीं पास किया जा सकता। इसलिए इसमें समय चाहिए और डिस्क्रिप्टिव अध्ययन चाहिए, पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको 3 फेज से गुजरना होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और आप कहाँ कहाँ बचिएगा इन सब चीज। मान लीजिए केवल आप जान गए रिहंद परियोजना सोनभद्र जिले में है, वहाँ उस पर गोविंद सागर पंत झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो गया। के बारे में सब कुछ जानिए, इसके आसपास के क्षेत्रों को जानिए, क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे यही पूछ दिया जाए। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तीसरा जो परियोजना है वो है हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंडा नहीं है, हीराकुंड है। उड़ीसा की शोक कहलाने वाली महानदी पर उड़ीसा के संभलपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित हीराकुंड नामक स्थान पर यह परियोजना निर्मित की गई है। हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस पे है? महानदी पे है। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? इस नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। महानदी का उसी पर, जिसको उड़ीसा में किशोक कहा जाता है, क्योंकि पहले यह उड़ीसा में बहुत ज्यादा बाढ़ इस नदी से फ्लड आया करता था, इसीलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता था। और आज के समय में उड़ीसा के लिए वरदान है। हीराकुंड बांध परियोजना इस बहुउद्देशीय परियोजना के बन जाने के बाद यह उड़ीसा के लिए नदी क्या है? वरदान स्वरूप है। इस परियोजना के अंतर्गत हीराकुंड नामक स्थान पर 4800 मीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? वो है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अब हम चलते हैं अगले परियोजना पे, वो है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना, हम यहाँ एक एक परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीजें मैं उसी को दिया हूं, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा और मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए, ब्यास परियोजना, यह सिंचाई सुविधा और विद्युत उत्पादन की उत्तर पश्चिमी भारत की एक प्रमुख परियोजना है। ब्यास परियोजना जो है यह विद्युत उत्पादन की उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है, जो पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की क्या है? इस संयुक्त परियोजना है।
ब्यास परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है जो किस पर निर्माण किया गया है? ब्यास नदी पर निर्माण किया गया है, जो सिंध नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, उस पे इस परियोजना का विकास। इस परियोजना का निर्माण पंजाब के कपूरथला जनपद में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप स्थित नेहरू कुंड ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप कहां से निकलती है? नेहरू कुंड से निकलती है। इसी ब्यास नदी पर पंजाब की कपूरथला जिले में सतलज और ब्यास नदी का संगम है, वहीं पे ब्यास परियोजना का विकास किया गया है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, जिसका जल सिंचाई के रूप में, पीने के रूप में और विद्युत परियोजना इस पे विकसित किया गया है। यह कहाँ पे? कपूरथला में हरिके नामक एक बैराज का निर्माण किया गया है। यह पूछता है हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। हरिके नामक एक स्थान है कपूरथला में जहां ब्यास नदी यहाँ पे मिलती है। यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है। इसी से राजस्थान नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से अब जाना जाता है, निकलती है। यह पूर्णतया पक्की ढकी हुई विश्व की सबसे लंबी नहर है। पूछा गया क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी पूर्णतः ढकी हुई और पक्की कौन सी नहर है, तो वह है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। इंदिरा, जो मरु प्रदेश की जीवन रेखा जिसको कहा जाता है, यह जो है पूरी तरह से ढकी हुई और पक्की ईंटों से बनी हुई क्या है? ये नहर है, जो राजस्थान के मरु प्रदेश, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों से होकर गुजरती है। इसके जल से सिंचाई के साथ साथ पेयजल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसको इसीलिए मरु प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत पोंग नामक स्थान पर ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है? पोंग बांध कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है, इसको क्या कहते हैं? पोंग बांध कहते हैं। तो अगला परियोजना है गंडक परियोजना। गंडक जो परियोजना है यह उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह जो परियोजना है गंडक परियोजना, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आप जान लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कई बार यह यूपी और बिहार के एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न कि गंडक परियोजना कौन सी एक ऐसी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल शामिल है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जहां बिहार के पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक जगह पे एक बांध का निर्माण किया गया है, जहां से नहरें निकाली गई हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और विद्युत उत्पादन भी होता है। वो है गंडक परियोजना, जो किस पे बनाया गया है? जो गंडक नदी पे बनाया गया है। गंडक नदी पे, जिसको शालिग्रामी नदी भी कहते हैं, उस पे यह परियोजना बनाई गई है। यह नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। अगला परियोजना है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, यह परियोजना भी, कोसी परियोजना जो है यह भी नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। कोसी परियोजना जो है यह नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इस पे जो बांध बनाए गए हैं, इसीलिए कि कोसी नदी में जो बार बार
बाढ़ आता है उससे क्या किया जाए, नियंत्रण पाया जाए। और कोसी नदी पर बने हनुमान नगर बैराज से अनेक नहरें निकाली गई हैं। कोसी परियोजना, यह परियोजना बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। मतलब जो मुख्य नहर जो है वो अब नेपाल में पड़ता है, हनुमान नगर, वहां से इस पर एक नहर का निर्माण किया गया है जो कोसी परियोजना का मुख्य नहर है। अगला है परियोजना इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना। यह भी एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं, यह भी क्या है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना द्वारा रावी ब्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है और ब्यास नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया। अभी हम लोग पढ़े थे, हरिके बैराज के पास से यह नहर निकाली गई है। कपूरथला, पंजाब के कपूरथला जिले में जहां ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम होता है, वहां पर एक बैराज बनाया गया है, इसको हरिके बैराज कहते हैं। वहां से एक नहर निकाली गई है जो इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। यह विश्व की सबसे लंबी, पक्की तथा पूर्णतः ढकी हुई नहर परियोजना है, जिसे मरु प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर ब्यास नदी पर, हरिके बैराज के पास ही ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं, पोंग बांध के नाम से जाना। इसका मुख्य उद्देश्य है नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना। इसके द्वारा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर के जैसलमेर जिलों की सिंचाई की है। बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर आदि क्षेत्र जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे इस नहर के द्वारा जल पहुंचाया जाता है। आज जो यह क्षेत्र काफी उथर था, अब धीरे धीरे गंगानगर तो ऐसे भी क्या है, गेहूं की डलिया के रूप में जाना जाता है। यह जो है इंदिरा गांधी नहर जो है, यह भारत की सबसे लंबी नहर है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी पूरी तरह से ढकी हुई कंक्रीट की नहर है। यह पूछा गया है परीक्षा। अगला परियोजना है, महत्वपूर्ण परियोजना है, वह है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जमुना नदी की सहायक नदी चंबल पर यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना बनाई गई है, जहां पे कोटा जिले में, राजस्थान के कोटा जिले में, मध्य प्रदेश में कोटा जिले में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर का निर्माण किया गया है, बांध का, और मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध का इस पे निर्माण किया गया है। यहां हम यही देखेंगे। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। और चंबल परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध। देखिए, याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध तक कोटा बैराज बांध का निर्माण किया गया। मतलब इस पे 4 बांधों का निर्माण किया गया है चंबल परियोजना के तहत, जिसमें से गांधी सागर जो है वह कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। वो किया गया है कहाँ, राजस्थान में। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। कन्वेंशन ऑफ सॉइल, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है
कि चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण। अब अगला महत्वपूर्ण परियोजना है दक्षिण भारत की, वह है नागार्जुन सागर परियोजना। इस परियोजना का निर्माण आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले तथा तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित नंदीकोंडा गांव के समीप कृष्णा नदी पर किया गया है। मतलब नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ बनाई गई है? यह बनाई गई है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। यह गुंटूर जिले में। अब नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है यह कहाँ चली गई है? अब तेलंगाना में चली गई है। अब तेलंगाना में चली गई। पहले यह कहाँ थी? आंध्र प्रदेश की परियोजना थी, लेकिन अब यह तेलंगाना की परियोजना है। इस जो किस पे बनी है? कृष्णा नदी पे बनी है। जो कृष्णा नदी पे बनी है। आधिकारिक रूप से इस परियोजना का शिलान्यास प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में किया था, जो 1967 में यह परियोजना पूरी हुई। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कहाँ है? वर्तमान में यह तेलंगाना में स्थित है, गुंटूर जिले में, और कृष्णा नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। तो इसमें फैक्ट हो गया, इसका शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1955 में, और 1967 में यह परियोजना पूरी हुई। यह भी परियोजना सिंचाई के साथ साथ पेयजल और विद्युत उत्पादन करती है। अब हम आगे चलते हैं। अगला परियोजना जो है वो है तुंगभद्रा परियोजना। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सहयोग से कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट बनाई गई है। मतलब तुंगभद्रा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। यह यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी, दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कहाँ की? दक्षिण भारत। तुंगभद्रा परियोजना जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। इस पे एक बांध बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप निर्मित पंपा सागर नामक जलाशय का निर्माण किया गया है। पंपा सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। अब मान लीजिए परीक्षा में यही पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर पंपा सागर जलाशय का निर्माण किया गया है, तो जान लीजिए तुंगभद्रा परियोजना। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन? तुंगभद्रा परियोजना। यह परीक्षा में पूछा गया। अगला परियोजना जो है वो है म्यूराक्षी परियोजना। म्यूराक्षी परियोजना छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग की एक छोटी नदी म्यूराक्षी पर तोड़ नामक स्थान पर बांध बनाकर झारखंड को बिजली और पश्चिम बंगाल को सिंचाई की नहरों से ये लाभान्वित किया जाए। इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। कह देगा कि निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत कनाडा बांध का निर्माण किया गया है? नाम तो आपको लगेगा कि विदेशी टाइप का है, लेकिन झारखंड में इसी तरह पूछता है एडन नहर। एडन नहर भी लगता है कि चला विदेशी टाइप का नाम, लेकिन एडन नहर का निर्माण किया गया है दामोदर वैली निगम के तहत, और म्यूराक्षी परियोजना के तहत किया गया है। कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। यह भी म्यूराक्षी जो परियोजना है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, जिसमें बिजली का उत्पादन जो होता है वो झारखंड के लिए, और सिंचाई परियोजनाओं का जो विकास किया गया है वो पश्चिम
अगला महत्वपूर्ण परियोजना है कोयना परियोजना। कोयना, कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी। कल मैं पढ़ाया था, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। उस पे एक परियोजना का विकास किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में इसको कोयना परियोजना कहते हैं। यह परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक कोयना नदी पे है। कोयना परियोजना मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को यहीं से बिजली की आपूर्ति की जाती है। कोयना परियोजना से जो बिजली का उत्पादन होता है उससे मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र को यहीं से बिजली आपूर्ति की जाती है। किसे? कोयना परियोजना। मुंबई पुणे का औद्योगिक क्षेत्र एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी बिजली की आपूर्ति कौन करता है? कोयना परियोजना के तहत किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण है बगलिहार परियोजना, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है। बगलिहार परियोजना यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। बगलिहार जो परियोजना है यह किस पे है? यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे है। यह 450 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये कई बार एग्जाम पूछा हो गया है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? तो यह है चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे है जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना। इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान ने 1960 ईस्वी के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। बगलिहार परियोजना के तहत जो बांध का निर्माण किया गया है उसको पाकिस्तान क्या करता है कि भारत 1960 में हुई सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन। देखिए सिंधु नदी समझौते में क्या था कि 3 नदियों के पानी का उपयोग भारत करेगा और 3 नदियों के पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा। लेकिन भारत की तरफ से जो नदियां निकल रही हैं, जिसे चेनाब है, झेलम है और सिंधु है, भारत इसके पानी को अवरोध नहीं करेगा, अवरोधित नहीं कर सकता। यह सिंधु जल समझौते में है। लेकिन भारत ने जो यहाँ पे जो बांध का निर्माण किया गया है वो रन ऑफ द रिवर के हिसाब से किया। रन ऑफ द रिवर का मतलब ये हुआ कि पानी को अनवरत जो है वो रोका नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि उसका काम ही है हर चीज पे अड़ंगा फंसाना, वह इस मुद्दे पर भी अड़ंगा फंसाना चाहा, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी और भारत ने इस पे बगलिहार परियोजना का निर्माण किया। इसी तरह एक और चिनाब नदी पर परियोजना बनाई गई है। चिनाब नदी पर भारत द्वारा बनाई जा रही दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना ये भी किसमें बनाई गई है? चिनाब नदी पे। को लेकर दोनों देशों में विवाद रहा है। बगलिहार परियोजना की तरह चिनाब नदी पर एक और परियोजना बनाई जा रही है जिसको दुलहस्ती परियोजना कहते हैं। इस परियोजना को भी लेकर दोनों देशों में विवाद रहा। अगला परियोजना है किशन गंगा परियोजना। अगला जो महत्वपूर्ण परियोजना है ये भी जम्मू कश्मीर की ही एक परियोजना है, किशन गंगा परियोजना। यह भी क्या है? जम्मू कश्मीर की झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पे यह परियोजना बनाई गई। यह भी जो परियोजना है जम्मू कश्मीर के की नदी झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पे बनाई। यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह भारत झेलम नदी की इस शाखा के जल को दूसरी शाखा में ले जाने के लिए 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने की योजना बना है। किशन गंगा परियोजना जो है झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा पे बनाया गया है, जिसमें भारत 21 किलोमीटर लंबा भूमिगत सुरंग बना रहा है जिससे वो पानी को मोड़ सके।
इसको भी लेकर पाकिस्तान का विरोध है। अब अगला महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको अभी हाल ही में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का दर्जा दिया गया है, वो है पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना यह कहाँ पे है? यह दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यह इसमें गोदावरी नदी पे है। पोलावरम परियोजना संबंधी विधेयक को संसद द्वारा मई 2014 में क्या किया गया? स्वीकृति प्रदान किया गया। 2014 में स्वीकृति प्रदान किया गया। पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा है। पोलावरम परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, अभी 2014 में ही इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। जो किस पे है? पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पे है। यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर यह परियोजना स्थित है। इसमें 83,200 करोड़ घन फुट जल का संग्रह किया जाएगा। इसके अंतर्गत कृष्णा एवं गोदावरी नदियों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ा जाएगा और एक बांध का निर्माण किया जाएगा जिसमें 83,200 घन फुट जल एकत्र किया जाएगा। यह है पोलावरम परियोजना, जो अभी हाल ही में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का इसको दर्जा दिया गया। अब अगला परियोजना है पंचेश्वर बांध परियोजना। पंचेश्वर बांध परियोजना ये भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना है। पंचेश्वर परियोजना जो है भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। पूछा हुआ है एग्जाम में, यह एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है? वो है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर किया जाएगा। पंचेश्वर बांध जो परियोजना है इसका निर्माण कहाँ पे है? काली नदी पर किया जाएगा, जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। इस पे जो बांध बनेगा वह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा, जिसकी ऊंचाई 315 मीटर। इस पे जो बांध बनेगा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के तहत विश्व का यह सबसे दूसरा ऊंचा बांध होगा। इस परियोजना का उद्देश्य रखा गया है, जो इसका पंचेश्वर बांध परियोजना का उद्देश्य है मुख्यतः विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आने वाले बाढ़ों को नियंत्रित करना है। पंचेश्वर बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बाढ़ आता है इन नदियों से, काली नदी से, उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। इस पे भारत विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध बनने जा रहा है। वह है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, जो पिथौरागढ़ जिले के पास महाकाली नदी पर इसका निर्माण किया है। अगला है रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक गिरी नदी पर बनाई जा रहा है। रेणुका बांध यमुना की सहायक नदी है गिरी नदी, इस पे बनाया जा रहा है यह परियोजना। इस परियोजना की लागत
36,000 करोड़ रुपए होगी, जिसके लिए 909 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है। देखिए यह परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, रेणुका बांध परियोजना। इसे दिल्ली को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी रेणुका बांध के तहत। यह किस पे बनाया जा रहा है? जमुना की सहायक नदी गिरी पर बनाया जाए। अगला महत्वपूर्ण परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, तो केन और बेतवा को जोड़ने की परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। इसका शुभारंभ 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी योजना के अंतर्गत किया गया। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियों केन और बेतवा को आपस में जोड़ने की परियोजना 2005 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका नाम क्या दिया गया था? अमृत क्रांति। अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई यह परियोजना देश की प्रमुख नदियों की जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल है। मतलब इसी नदी के द्वारा नदियों की जोड़ने की चर्चा की शुरुआत उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की इस संयुक्त परियोजना में केन व बेतवा नदियों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे दोनों राज्यों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को पेयजल सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। क्योंकि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पीने की जल और सिंचाई की जल। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत सबसे ज्यादा यह क्षेत्र लाभान्वित होगा तथा इन क्षेत्रों को जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों पड़ता है, इनको पीने के जल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। किसके तहत? केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत, जिसको अमृत क्रांति के नाम से भी जाना। अगला महत्वपूर्ण परियोजना है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर जो परियोजना है यह की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और जो परियोजना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की यह संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पे सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक माना जाता है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना को ये काफी विवादित परियोजना रही है। इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है कि इस नदी के थाले में जहाँ निर्माण किया गया है बांध का, यहाँ से बहुत से ज्यादा लोग क्या हुए, वहां से विस्थापित हुए, जिनको आज तक नहीं बसाया जा सका। इसीलिए बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर विरोध होता है कि इतनी ज्यादा आबादी निष्कासित होगी, उसको कहाँ स्थान दिया जाए। क्योंकि अभी तक हम एक सरदार सरोवर परियोजना के तहत विस्थापित हुए लोगों को हम पूरी तरह से नहीं बसा सके हैं। अगर सभी नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को उत्तर भारत की नदियों से जोड़ा जाएगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी जनसंख्या निर्वासित होगी। उसका क्या होगा? एक समस्या ये है। दूसरा इसका विरोध होता है कि इससे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। बहुत से ऐसे डिजीज हैं जो समाप्त हो जाएंगे।
क्योंकि इन नदियों के द्वारा बने हुए नहरों के बनने से बहुत सी संततियों की समाप्ति हो जाएगी। तीसरा, यह परियोजना सबसे पहले इस तरह की परियोजना सोवियत संघ में शुरू किया गया था, जो सफल नहीं रहा। लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखकर हम यही कह सकते हैं कि यह परियोजना सफल होगी, क्योंकि अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा इस परियोजना से होगा कि उत्तर भारत के जो क्षेत्र बाढ़ के क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, वो एक्स्ट्रा पानी दक्षिण की नदियों में चला जाएगा। इससे क्या होगा? वो नदियां सदा नीरा रहेंगी, तो वहां पे सिंचाई की सुविधा, पेयजल और कृषि का विस्तार होगा, और उत्तर भारत के क्षेत्र जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं, इनको भी इससे फायदा मिलेगा। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ी जल परियोजनाओं में से, संसाधन परियोजनाओं में से एक माना जाता है। इन मुख्य बांधों में 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदियों पर बनाया गया। नर्मदा नदी के कुल अपवाह क्षेत्र का 86% कहाँ है? मध्य प्रदेश में, 12% महाराष्ट्र में, और मात्र 2% कहाँ है? गुजरात में। लेकिन सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित कोई होता है तो वह है गुजरात। परियोजना का क्या लाभ? इस परियोजना से 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा, जिसमें से 57% किसको मिलेगा? मध्य प्रदेश को, 27% मिलेगा महाराष्ट्र को, और 16% गुजरात को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त गुजरात के 15 जिलों में लगभग 18,45,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे संभव हो सकेगी। यह फायदा है, परियोजना का लाभ है। अब अगला महत्वपूर्ण परियोजना है, ये भी काफी विवादित परियोजना रही है, वो है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य के टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी और भिलंगना, है भिलंगना नदी के संगम पर यह भारत का सबसे ऊंचा चट्टान आपूरित बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी परियोजना के तहत भारत का सबसे ऊंचा बांध का निर्माण किया गया है, वो है टिहरी परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के प्रथम चरण में 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट अर्थात 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। इससे विशाल जनसंख्या को जल आपूर्ति भी संभव होगी। टिहरी परियोजना के तहत प्रथम और द्वितीय चरण को जोड़कर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और इसी विशाल जनसंख्या को जल की आपूर्ति हो सकेगी। जहां तक दिल्ली भी इससे क्या होगा? दिल्ली और उत्तर प्रदेश ये जो है इसे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। विवाद, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, देखते हैं कि टिहरी बांध का जो क्षेत्र किसमें आता है? भूकंप 5 जोन में आता है, 5वें जोन में आता है, भूकंप क्षेत्र के 5वें जोन में आता है। और इतने बड़े भूकंप क्षेत्र, संभावित क्षेत्र होने के बावजूद इतने बड़े बांध का निर्माण ये कहाँ तक उचित है? यह मामला अति संवेदनशील है, इसीलिए इसका विरोध होता है कि अगर कहीं बांध का निर्माण हुआ, जो रामतीर्थ सागर जो बांध बनाया गया है, जिसमें पुरानी टिहरी शहर पूरी तरह से डूब गई है, अगर वह बांध कहीं भूकंप से डैमेज हो गया तो दिल्ली तक की आबादी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसमें इतना ज्यादा जल है, इसी को लेकर यह परियोजना हमेशा विवादित रहती है कि जोन 5 में होने के बावजूद इन क्षेत्रों में इतनी बड़े बड़े परियोजनाएं बनाने की क्या आवश्यकता। यह भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है, जो कि भूकंप संभाविता की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है, एवं यहाँ रिएक्टर स्केल पर से भी अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। इस परियोजना से 22 गांव पूर्णतः व 76 गांव अंशतः डूब गए हैं।
इससे 2500 हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो सकती है और 60,000 लोग विस्थापित हो सकते हैं। किससे? टिहरी बांध, इसीलिए लेकर इसको इतना ज्यादा विरोध होता है। अब अगले पर हम चलते हैं, कृष्णा नदी जल बंटवारा, यह भी एक विवादित है। कृष्णा नदी जल बंटवारा है, यह महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य, पहले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पास, ये क्या था? विवादित परियोजना। महाराष्ट्र तथा तेलंगाना के मध्य 23 अगस्त 2016 को गोदावरी, प्राणहिता, पेनगंगा नदियों के जल बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक समझौता, इस समझौते के माध्यम से निर्माणाधीन तुमिडी-हट्टी बांध की ऊंचाई 152 से घटाकर 148 मीटर निर्धारित की गई है। कृष्णा नदी पर सहायक नदियों पर एक बांध बनाया गया है, प्राणहिता, पेनगंगा और की नदियों पर। इस पे क्या हुआ? जिसका निर्माण 152 मीटर से घटाकर 148 मीटर कर दिया। अगला महत्वपूर्ण है पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध विवाद क्या है? यह अभी पिछले साल लेकर काफी चर्चा में था। यह बांध केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनाया गया है। मुल्ला पेरियार जो बांध है विवाद, यह कहाँ बनाया गया है? यह केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनाया गया है, पेरियार बांध। इसके जल का उपयोग तमिलनाडु के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए करते हैं। इस बांध पर केरल और तमिलनाडु के बीच मतभेद सामने आया, क्योंकि यह बहुत ब्रिटिश जमाने का बांध है। इसमें क्या है? इसको टूट जाने की आशंका है। अगर कहीं यह बांध टूट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको? केरल को होने वाला है। तो केरल इसकी जगह पर दूसरा बांध बनाना चाहता है, जिसका तमिलनाडु विरोध कर। प्राचीन बांध होने के कारण इसमें टूटने की संभावना आशंका है। मुल्ला पेरियार अगला परियोजना जो है, महत्वपूर्ण परियोजना है, वो है फरक्का बैराज परियोजना। ये भी पश्चिम बंगाल में गंगा पर बने फरक्का बांध का निर्माण कार्य 1951 में शुरू हुआ था, जो 1975 में पूरा हुआ। इस बांध ने 1975 से काम करना शुरू कर दिया। फरक्का बांध परियोजना गंगा की सहायक हुगली नदी पर बनाया गया है। फरक्का नामक स्थान पे फरक्का बांध परियोजना, जो नेपाल और भारत, बांग्लादेश और भारत की संयुक्त परियोजना है, जिससे जल का दोनों देशों को बंटवारा। अगला परियोजना है कावेरी जल विवाद, जो सबसे चर्चित परियोजना है। कावेरी जल विवाद, कावेरी कमांड क्षेत्र के विकास के पश्चात तमिलनाडु के कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। क्योंकि हम देखते हैं कि कावेरी बहुउद्देशीय परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जो कोई राज्य है वह है तमिलनाडु। क्योंकि कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिर पहाड़ियों से। तो कर्नाटक का कहना है कि चूंकि नदी का उद्गम हमारे यहाँ से होता है, तो नदी के जल को ज्यादा उपयोग करने का मौका मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसमें तमिलनाडु को राहत प्रदान की गई है, ज्यादा अधिकार दिया गया। शीत ऋतु में तमिलनाडु में चांबा नामक चावल की पहले खेती होती थी, परंतु गर्मियों में इसका उत्पादन नहीं रह पाता। कावेरी कमान क्षेत्र के विकास के पश्चात तमिलनाडु में मतलब दोनों फसल, धान की दोनों फसल हो रही है। इसको क्या कहा जाता है? चांबा की खेती और पुरुवई की खेती। यह परीक्षा में पूछा गया है, यह परीक्षा में पूछा गया है। जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के दो क्या है? चावल के
अलग अलग मौसम में उगाया जाता है, सांबा और पुरवई किस्म है। चावल की खेती की जा रही है। यदि कावेरी बांध से पानी नहीं छोड़ा जाए, कोलंबई का क्षेत्र मात्र 75,000 हेक्टेयर तक सीमित करा जाएगा। मतलब अभी क्या हो रहा है, इसके परियोजना से पूरा तमिलनाडु लाभान्वित हुआ। वर्तमान समय में समस्या के समाधान के लिए कावेरी नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया, जो संपूर्ण नदी बेसिन के विकास का कार्यक्रम तय करेगा। मतलब एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब हम देखेंगे जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? यह वर्षा जल के अधिकाधिक उपयोग की एक विधि है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि बारिश का जो जल है इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। कैसे किया जाए? इसके लिए प्राकृतिक गड्ढों, कुओं आदि का विकास किया जाए। छत के ऊपर जो है वह क्या किया जाए, टैंकों का निर्माण किया जाए, जिससे वर्षा का पानी इकट्ठा होगा और उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं। इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इसके इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि वर्षा जल की हर बूंद को मानव के उपयोग में लाया जाए। इसके लिए प्राकृतिक एवं कृत्रिम गड्ढों, कुओं और तालाबों में जल संग्रह, मकानों की छतों पर वर्ष वर्षा जल के जमाव जमाव व उसके संबद्ध टैंकों में उसके भंडारण के प्रयास किए जाते हैं। मतलब इसके तहत क्या किया जाएगा, कृत्रिम गड्ढों, प्राकृतिक गड्ढों, कुओं आदि के में जल एकत्र किया जाएगा तथा छतों पे बड़े बड़े टैंक बनाकर वर्षा के हर बूंद को उपयोग लायक बनाया जाएगा और उसका भंडारण किया जाएगा। यही क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इससे जल के प्रभाव के समय संग्रहित जल से उपयोग, मतलब जिस समय अगर मान लीजिए इसको हम रखेंगे, जिस समय जल की किल्लत होगी खास करके गर्मियों के मौसम में, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को गंगा नदी के 145 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जल मार्ग हल्दिया पर भारत की प्रथम नदी सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हल्दिया से फरक्का पर भारत की प्रथम नदी घाटी सूचना प्रणाली RIS का उद्घाटन किया है। इस प्रणाली का उद्देश्य हवाई यातायात नियंत्रण के समान जल मार्ग पर भी सुरक्षित और सटीक नेविगेशन की सुविधा प्रदान करना है, जिससे जल मार्ग नंबर 1 जो है, जो हल्दिया से चलकर इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक आता है, वो पूरी तरह से क्या हो, निष्कंटक हो और सुरक्षामय स्थिति में चलता है। इस परियोजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि 2,633 करोड़ रुपए की लागत से दूरस्थ केंद्रों, बस स्टेशन साइट का हल्दिया, गार्डन रीच घाट, त्रिवेणी, स्वरूपगंज, कुमारपुर, बलिया और फरक्का में स्थापित किया जाएगा। तो हम देखेंगे आजाद पटनम जल परियोजना क्या है। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में 700 मेगावाट की नई एक वन बिजली परियोजना स्थापित करने का निर्णय 30 सितंबर 2017 को लिया है। आजाद पटनम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुलाम कश्मीर के सुघन नोटी जिले में झेलम नदी पर शुरू की जाएगी।
यह स्थान इस्लामाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका भारत विरोध कर रहा है। अब इंटर लिंकिंग रिवर, नदी संयोजन पढ़ते हैं। नदी संयोजन, इंटरलिंकिंग रिवर, देश का एक बड़ा भूभाग सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित रहता है। सूखा एवं बाढ़ एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू। इसी समस्या के निदान के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। भारत का जो एक बहुत बड़ा भूभाग है वह क्या है, हर साल आने वाली नदियों के बाढ़ से क्या रहता है, परेशान। इसी को निदान के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण का गठन का मुख्य उद्देश्य नेशनल वाटर नेटवर्क की पहचान करना। इसके अंदर क्या किया गया, यह चिन्हित किया गया कि 30 नदियों को आपस में एक दूसरे को जोड़ने की बात की गई थी। अब इसमें हम देखते हैं प्रथम चरण में किन किन को जोड़ना है। प्रथम चरण में प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों महानदी, कृष्णा और कावेरी को शामिल किया गया। महानदी, कृष्णा और कावेरी को। द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत की छोटी छोटी श्रेणियों नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की बात कही गई है। केन, बेतवा और पार तापी, ट्रांस तापी नदियां इसमें शामिल हैं। तृतीय चरण में तृतीय चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को एक दूसरे में से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो हम देखेंगे कि अभी हाल ही में 19 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। नमामि गंगे परियोजना क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, जान लीजिए। 19 दिसंबर 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम के रूप में उत्तराखंड में 905 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत की गई। 32 परियोजनाओं की आधार रखी गई, इसको नमामि गंगे परियोजना। इस परियोजना में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं को भी शामिल किया गया। नमामि गंगे परियोजना के तहत स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज को भी शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा लागू किया गया, नमामि गंगे परियोजना। हम इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हम लोग पढ़े नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि नदी के जल को हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग में ला सके। किन किन उपयोग में ला सकते हैं, सिंचाई के उपयोग में, पीने के पानी के रूप में, फ्लड को रोकने के रूप में, और बांध बनाकर फ्लड को रोकने के रूप में, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर भारत की नदियों को जोड़ने के रूप में। इस तरह हम देखते हैं कि इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हम विकास करके भारत को एक विकसित रूप में क्या हम विकसित देश के रूप में हम इसको विकसित कर सकते हैं। एक कृषि प्रधान देश के रूप में इसको विकसित कर सकते हैं। और आज हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ा। अब अगले हम क्लास में कृषि पर चर्चा करें। हम इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास समाप्त करता हूं। और फिर हम देखिए दोस्त क्या है कि बिल्कुल देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि सर कहीं ज्यादा पढ़ा, लेकिन देखिए हम बार बार कहते हैं कि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए।
क्योंकि हम यहाँ का परीक्षा का अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और हमको परीक्षा पास करनी है। और मैं शुरू में ही कह दिया कि परीक्षा पास करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। हमको इसके लिए विस्तृत अध्ययन की जरूरत होती है और हम उसी तरह से यहाँ अध्ययन करेंगे, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों हम पास हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए और हमारे साथ बने रहिए तथा हमारे कोड AKS001 के तहत आप जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल UPSC CSC हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा कोड है AKS001।